सो इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड विथ सेक्शन 139 और हमने सेक्शन 139 को completely कवर किया था और हमने ये भी देखा था कि कैसे चार्ट से हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमारे को काफ़ी अच्छे से समझ में आया था। हमने कैजुअल वैकेंसी को भी कवर किया था यहाँ पे। उसके बाद में हमने रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स का देखा था। ये एक चार्ट है जो मैंने आपके मॉड्यूल से पिकअप कर लिया, तो दिस इज़ अ न्यू एडिशन विच वाज नॉट देयर, बट ये मैंने आपके मॉड्यूल से चार्ट को ले लिया बिकॉज मुझे लगा ये काफ़ी अच्छे से स्टेप्स आपको दिया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेशल नोटिस का, अभी डिटेल में नहीं बताता, अभी बस खाली आप ये देख लो, जो ऑडिटर है जिसका टेन्योर खत्म नहीं हो रहा और उसको आप रिमूव करना चाहते हो तो आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। उसके टेन्योर से पहले अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आपको स्पेशल नोटिस देना होगा। और जब हम मीटिंग्स वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पर आपको स्पेशल नोटिस काफ़ी अच्छे से मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो स्पेशल नोटिस मिलेगा कंपनी को, उसके बाद बोर्ड डिसाइड करेगा। सबसे पहले स्पेशल नोटिस मिलता है कंपनी को। ये जो कंपनी का कोई मेंबर होता है वही ये स्पेशल नोटिस दे पाता है। अब देखो स्पेशल नोटिस में बेसिकली क्या होगा, कोई मेंबर है आपका, एलिजिबल मेंबर है, वो यहाँ पर क्या करेगा, नोटिस देगा कंपनी को और वो बोलेगा कि ये रेजोल्यूशन आप मूव कराओ। तो स्पेशल नोटिस का सिंपल मतलब यही रहता है दैट अ नोटिस बेसिकली हैज बीन गिवन बाय द मेंबर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप ये चीज मतलब ये एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है, इसको आप मूव करो। अब कौन से मेंबर्स ये काम कर सकते हैं, तो जिनके पास 1% ऑफ द वोटिंग पावर होता है या 1% का शेयर्स जो होल्ड करते हैं। ठीक है, और 5 लाख रुपीस का जो लिमिट है, तो ये एक आपके पास रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्पेशल नोटिस देते हैं। स्पेशल नोटिस जाता किस में, इट गोज अंडर सेक्शन 115। सेक्शन 115 के अंदर आपको स्पेशल नोटिस का प्रोविजन दिया गया है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखो कंपनीज एक्ट के अंदर स्पेशल नोटिस अगर आर्टिकल साइलेंट है तो सिर्फ दो जगह आपको स्पेशल नोटिस मिलेगा, वन इज 140, अनदर इज 169। सो 140 का ये आपका प्रोविजन है, स्पेशल नोटिस आप दोगे जिसमें आप क्या बताओगे, ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है, रिटायरिंग ऑडिटर तो नहीं, बस इस ऑडिटर को रिमूव करना है। तो एक मेंबर की तरफ से रिक्वेस्ट आएगा कंपनी को, तो दिस विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। उसके बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो आपस में डिसाइड करेंगे और बोलेंगे चलो हम सीजी के पास जाएंगे इस डायरेक्टर को रिमूव करना, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। थर्ड में फिर ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे और उसमें अप्रूवल इनको मिलेगा। 30 दिन के अंदर इनको यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाता है। जब यहाँ पर इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगा तो अब ये जनरल मीटिंग कंडक्ट करेंगे, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो। और उसके बाद में अगर आप देखो तो ऑडिटर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा एंड देन ऑडिटर को आप रिमूव करोगे एंड इसके लिए आपको क्या पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। ध्यान रखना ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिटर हुज टेन्योर हैज नॉट एक्सपायर्ड। तो सर जब एक ऑडिटर को हमने अपॉइंट कर लिया फॉर वन टर्म ऑफ 5 years, उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, अब हम नहीं चाहते कि हम उसको दोबारा से अपॉइंट करना चाहें, तो क्या उसको भी रिमूवल बोलेंगे, विल दैट बी ऑल्सो कॉल्ड एज रिमूवल? तो इसका आंसर है नो, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज रिमूवल। दैट इज बेसिकली उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, आप उसको रीअपॉइंट नहीं कर रहे, सो दैट्स अ सेपरेट इशू। बट अदरवाइज रिमूवल इज जब आपका टेन्योर कंप्लीट नहीं होता है, उसके पहले आपको रिमूव किया जाए। तो फिर हमने यहाँ पे रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर भी देखा था, तो एडीटी 3 के अंदर वो इन्फॉर्म करेगा। तो ये देखो ये भी जो हमने यहाँ पर चार्ट बनाया था ये उसी का ही एक एक्सटेंशन आपके पास आ गया। तो ये देखिए ये स्पेशल नोटिस के बारे में बात आया, दैट स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट एन जनरल मीटिंग अपॉइंटिंग appointing as auditor a person other than the retiring auditor or to provide expressly that ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है इसको आप दोबारा से रीअपॉइंट नहीं करोगे। हालांकि अगर एक ऐसा रिटायरिंग ऑडिटर है जिसने क्या कर लिया, कॉन्जिक्यूटिव अपने 5 साल का जो टेन्योर है उसको कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे जो 10 साल का टेन्योर है उसको कंप्लीट कर लिया, उस केस में आपको स्पेशल नोटिस का जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको स्पेशल नोटिस देना होगा। ध्यान रखना ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऐसा ऑडिटर जिसका टेन्योर कंप्लीट हो गया है उसको रिमूव करने के लिए अगर आपको रेजोल्यूशन पास करना है देन नो स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड, otherwise you will require a special notice if you want to remove that person as the auditor,
और इफ यू वांट टू पास अ रेजोल्यूशन दैट किसी को भी ऑडिटर बनाओ बट इसको मत बनाना, तो स्पेशल नोटिस का रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगा। फिर आप देखिए, ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ दैट रेजोल्यूशन द कंपनी विल सेंड द कॉपी टू द रिटायरिंग ऑडिटर। अब ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो क्या करेगा, देखो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो उसको दिया जाएगा, तो वो अपना क्या करेगा, एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करेगा। अब जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन एक रीजनेबल लेंथ का होना चाहिए। अब क्या रीजनेबल लेंथ का होता है ये केस टू केस पे डिपेंड करेगा, बट एक रीजनेबल लेंथ आपको वहां पे तैयार करना है एंड यू हैव टू गिव इट टू द कंपनी। अच्छा, ये मैंडेटरी नहीं है कि ऑडिटर को ऐसा करना ही करना है, तो जब भी इस तरह से मिला द रिटायरिंग ऑडिटर कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द कंपनी, और वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है मेंबर्स को आप सर्कुलेट करो। जो नोटिस है मेंबर्स को, जो मीटिंग का नोटिस जा रहा है जिसमें आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एजेंडा पेपर्स और वो सब भेज रहे हो, वहां पर आप क्या करो, ये नोटिस को आप, जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है उसको भी आप भेजो। अब कंपनी के ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पे एक शैल वर्ड आ जाता है, मतलब एक ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और कंपनी को क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन या तो बहुत लेट मिला, या आपको ऐसा लगता है कि ये रिप्रेजेंटेशन अगर आप भेजोगे तो बेसिकली मतलब ये आपको बहुत लेट, ये रिप्रेजेंटेशन अगर आपको मिला है, अगर लेट से नहीं मिला तो आप क्या करो, ये रिप्रेजेंटेशन को आप नोटिस के साथ सारे के सारे मेंबर्स को भेजोगे। और अगर आप मेंबर्स को ये नहीं भेज पाए क्योंकि ये आपको काफ़ी लेट से मिला है, तो आप क्या करोगे, आप इसको रीड आउट करवाओगे इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो जो भी जनरल मीटिंग होगा वहां पर ये रेजोल्यूशन को, ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उसको रीड आउट किया जाएगा। ध्यान रखना, रिटायरिंग ऑडिटर जिसको आप रिमूव कर रहे हो यहाँ पे, वो अपना रिप्रेजेंटेशन कंपनी को भेजेगा, और ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो जो भी उसका रिप्रेजेंटेशन लेटर है दैट शुड बी सबमिटेड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द नोटिस। अब नोटिस वगैरह भी आपको प्रिंट कराना होता है। कंपनीज एक्ट के अंदर आपको प्रोविजन दिया हुआ है कि 21 दिन के अंदर अंदर आपका 21 डेज का गैप होना चाहिए जब आप नोटिस भेज रहे हो जब आपका मीटिंग है। ऐसा नहीं कि आपने आज नोटिस भेजा और बोलते हो चलो कल मीटिंग है, ऐसा नहीं चलेगा। 21 डेज का गैप होना चाहिए। तो अब ऑब्वियस सा बात है, इन सब टाइमलाइंस को अगर आपको अधेर करना है तो आपको काफ़ी सारा प्लानिंग भी लगेगा। अब सपोज करो आप आज नोटिस भेजने वाले हो और अचानक से ऑडिटर आके बोलता है चलो मेरा रिप्रेजेंटेशन भी दो, तो कंपनी के इतने सारे मेंबर्स हैं, उसको सबको आपको उस नोटिस को प्रिंट करवाना होगा, रिप्रेजेंटेशन को। फिर उसको रीड, पहले तो उसको स्क्रूटनी करोगे कि भाई कहीं पता चले इसमें कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट तो नहीं लिख दिया, कोई ऐसी बात तो नहीं लिख रहा जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, तो आप उसको रीड आउट करोगे, फिर उसको आप प्रिंट करोगे, फिर उसको सेंड करोगे। अच्छा, अगर आपको लगा कंट्रोवर्शियल है तो फिर आप एनसीएलटी के पास जाओगे। तो अगर आपने ये सारा काम अगर फॉलो करने लग गए तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जनरल मीटिंग का टाइमलाइंस आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इसीलिए क्या प्रोविजन डाल दिया कि देखो आपको रीजनेबल टाइम पे अगर ये मिल जाता है तो, और रीजनेबल लेंथ में आपको मिल जाता है तो ये आप मेंबर्स को भेज दो अपने नोटिस के साथ। और अगर कल को आपको ये रीजनेबल टाइम पे नहीं मिला तो फिर आप क्या करोगे, आप इसको मेंबर्स को तो नहीं भेजोगे, लेकिन फिर आप ये रिप्रेजेंटेशन को जनरल मीटिंग के अंदर रीड आउट करवा लेना। ये ऑडिटर के पास क्या है, ये ऑडिटर के पास राइट है। ठीक। और अगर आपने इसको मेंबर्स को नहीं भेजा तो आपको यहाँ पर इसको रजिस्ट्रार को भी फाइल करना पड़ेगा। आरओसी को भी आप ये फाइल करोगे कि देखो हमें ऑडिटर से ये रिप्रेजेंटेशन मिला था और ये रिप्रेजेंटेशन उसने काफ़ी लेट भेजा और हम इसको सेंड नहीं कर पाए। अच्छा सर, व्हाट इफ उसके रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर कंट्रोवर्सी डाल के रखा है, तो अगर उसके रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर कंट्रोवर्सी डाल के रखा हुआ है, ठीक है, बड़ा कंगना रनौत बनता फिर रहा है वो वहाँ पे ऑडिटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंपनी क्या करेगा, कंपनी चला जाएगा ट्राइब्यूनल के पास, और ट्राइब्यूनल को जाकर क्या बोलेगा कि देखो ऑडिटर के पास भले ही राइट हो, राइट टू गिव दिस रिप्रेजेंटेशन, or this representation letter should be circulated and it should also be read out in the meeting. If it is not circulated, then also we feel that this right should not be given, because auditor क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑडिटर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, और कंट्रोवर्सी करके यहाँ पर जबरदस्ती इस पावर का अब्यूज कर रहे हैं। तो कंपनी एनसीएलटी के पास जाएगा
और एनसीएलटी बेसिकली कंपनी या कोई भी अग्रीव पर्सन है, हो सकता है कंपनी का डायरेक्टर भी वहां पे चला जाए, ठीक है, वो जाके अपना रिप्रेजेंटेशन देगा ऑडिटर को, ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल फिर उसके बाद में इसको पूरा सुनेगा और फिर बोलेगा कि क्या करना है। तो अगर ट्राइब्यूनल को लगेगा कि ऑडिटर सही में यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर देगा कि देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको मिला है, ये ना तो आप मेंबर्स को भेजोगे और ना ही ये जनरल मीटिंग में रीड किया जाएगा। तो ये आपके पास पूरा प्रोविजन है। आप बताओ क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्या ये आपको क्लियर हुआ? सबसे पहले तो देख लो स्पेशल नोटिस कब जाएगा। स्पेशल नोटिस जाएगा अगर आप रिटायरिंग ऑडिटर की जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहते हो तो, और अगर किसी का 5 साल का टेन्योर या 10 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया तो उसके लिए स्पेशल नोटिस का जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, जब रिटायरिंग ऑडिटर को आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, उसको रीअपॉइंट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आप स्पेशल नोटिस क्या करोगे? जैसी कंपनी को मिलेगा आप वो स्पेशल नोटिस ऑडिटर को भी दोगे, ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको देगा, उस रिप्रेजेंटेशन लेटर को आपको अपने मेंबर्स को सेंड करना होगा अलॉन्ग विद द नोटिस, अगर आपको वो रीजनेबल लेंथ में मिला एंड विद इन द रीजनेबल टाइम आपको अगर मिल गया। अगर वो आपको रीजनेबल टाइम में नहीं मिला तो आप ऑब्वियसली उसको मेंबर्स को नहीं भेजोगे, फिर आप उसको रीड आउट करवाओगे इन द जनरल मीटिंग, और इसकी एक कॉपी आप आरओसी को भी फाइल करोगे कि देखो हमें ये रिप्रेजेंटेशन लेटर मिला था ऑडिटर से पर काफ़ी लेट मिला, तो हम मेंबर्स को नहीं भेज पाए, पर आपको अब हम फाइल कर रहे हैं और इसको हम एजीएम में रीड आउट भी करवा देंगे। हावेवर अगर कंपनी को लगता है कि यार ये तो गलत है, अब्यूज़ होगा यहाँ पे, तो कंपनी मना भी कर सकती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और उसके लिए इनको कहाँ जाना होगा? ट्राइब्यूनल के पास, और ट्राइब्यूनल फिर जैसा ऑर्डर देगा उस हिसाब से वर्कआउट होगा। तो ट्राइब्यूनल के पास यहाँ पे पावर है कि वो ये डिसाइड कर दे या ये प्रनाउंस कर दे कि देखो ना तो ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन कहीं किसी को भेजा जाएगा और ना ही उसको रीड आउट किया जाएगा। तो ये आपके पास पूरा सिनेरियो है। फिर आता है आपके पास सब सेक्शन 5। अब सब सेक्शन 5 में अगर आप यहाँ पे देखो, ये बात कर रहा है कि अगर ऑडिटर फ्रॉडुलेंटली काम करता है तो, ठीक है, अगर ऑडिटर फ्रॉडुलेंटली काम करता है तो, अगर ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार ये जो पर्सन है या किसी भी इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑडिटर है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, कुछ भी गड़बड़ कर रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जाएंगे ट्राइब्यूनल के पास, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? ऑर्डर पास होगा। तो आप देखो यहाँ क्या बता रहा है, विदाउट प्रेजुडाइस टू एनी एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स द ट्राइब्यूनल आइदर सुओ मोटो। तो देखो यहाँ पर ऑर्डर देने वाला अथॉरिटी कौन है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब या तो सुओ मोटो मतलब या तो खुद ब खुद, या फिर उसको कोई एप्लीकेशन करेगा, कौन? या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी पर्सन कंसर्न, जो भी कंसर्न पर्सन है वहां पे, जिसका भी इंटरेस्ट होगा कंपनी के अंदर, वो यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेगा। एंड इफ इट इज satisfied that the auditor of a company has whether directly or indirectly acted in a fraudulent manner or has abetted और colluded in any fraud, इसका क्या मतलब हो गया? कि आपने साथ दिया है किसी फ्रॉड का, ठीक है, या आपने मिलके कहीं पर फ्रॉड किया है, ठीक है, in relation to the company or its directors or its officer, it may by order direct the company to change the auditor। तो ये तो ऑल टुगेदर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगा कि इस ऑडिटर को आप यहाँ से हटाओ। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे आपको रिमूवल ऑफ ऑडिटर का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? पहले स्पेशल नोटिस दो, हम फिर उसको बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करेंगे, फिर हम सीजी से अप्रूवल लेंगे। आंसर इज नो। यहाँ पर ट्राइब्यूनल को क्लियरली बोल दिया है कि आपके पास पावर है, आप ऐसा कर दो। इसके अलावा आगे आपको क्या बताया हुआ है? प्रोवाइडेड दैट इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एप्लीकेशन दे रहा है ये वाला, तो ओनली इन दैट केस, अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि हाँ ये जरूरी है, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर देगा कि देखो 15 दिन के अंदर अंदर ये जो ऑडिटर है ये इस ऑडिटर के ऑफिस को खाली कर देगा। ही विल नो लॉन्गर रिमेन टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। 15 दिन तक तो ठीक है, उसके बाद खत्म। ही इज नॉट गोइंग टू फंक्शन, ही शैल नॉट फंक्शन एज द ऑडिटर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अनदर ऑडिटर एट हिज प्लेस। आप बताइए, इज दिस क्लियर? और ये जो ऑडिटर है जिसके अगेंस्ट यहाँ पे फाइनल ऑर्डर पास कर दिया ट्राइब्यूनल ने कि हाँ ये फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व था, तो ध्यान रखो, he shall not be eligible to be appointed as the auditor of the company for a period of 5 years from the date of passing of the order, and
ही शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर एक्शन अंडर 447। तो ध्यान रखना, ना सिर्फ उस कंपनी से आप निकलोगे, जितने भी कंपनीज में आप ऑडिटर थे आप वहां से बाहर हो जाओगे, और आप फिर कहीं और ऑडिट भी नहीं कर पाओगे। 5 साल तक आप कहीं पर भी ऑडिट नहीं कर पाओगे। सो इफ यू रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग अबाउट रोटेशन ऑफ ऑडिटर और उसका लूप होल्स, कि क्या वो इफेक्टिव है क्या इफेक्टिव नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन टेंडेंसी को आप कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हैं इस तरह के प्रिंसिपल्स को डाल के कि देखो भाई, अगर आप फ्रॉड करते हुए पकड़े गए तो फिर हम यहाँ पर आपके ऊपर इस तरह से पीनल प्रोविजन लग जाएगा और इस तरह से आपको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा। अब अगर आप सोचो, किसी के ऊपर 5 साल का अगर बैन लग गया तो उसका तो करियर खत्म। ऑब्वियस सा बात है, काफ़ी मुश्किल होगा वापस आने को, कम बैक करने को। आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो बेस्ट देखो, एक इंडियन क्रिकेट टीम का बॉलर हुआ करता था 2011 वर्ल्ड कप के अंदर, टीम में भी था श्रीसंत। यस और नो? एस श्रीसंत। एस श्रीसंत एक बार बैटिंग के अंदर उसको पकड़ा गया कि वो उसने मैच फिक्सिंग किया है। क्या हुआ? अब वो कम बैक कर पा रहा है? आंसर इज नो, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और जब पीडब्ल्यूसी के ऊपर बैन लगा था तो यही तो बात हो रहा था कि आप पीडब्ल्यूसी पे इस तरह से करके बैन लगा रहे हो, 2 साल के लिए उसको बंद कर रहे हो, एवरीथिंग इज ओके, सब समझ में आता है। बट फिलहाल आप अगर देखो तो जो पीडब्ल्यूसी में उस वक्त सत्यम का जब केस हुआ था, जब फ्रॉड हुआ था, उस वक्त जो ऑडिटर्स थे, आज की डेट में उसमें से काफी सारे ऑडिटर्स निकल गए और काफी सारे नए ऑडिटर्स, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ज्वाइन किया। स्पेशली आप देखो, पीपल फ्रॉम माय जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन, उन्होंने आईटी पीडब्ल्यूसी को ज्वाइन किया। अब अगर आप पीडब्ल्यूसी के ऊपर बैन लगा दोगे तो हम लोगों का क्या कसूर? मतलब जब सत्यम हुआ तब मैं तो स्टूडेंट था, और ऑब्वियसली आज की डेट में जो पीडब्ल्यूसी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है फ्रॉम माय बैच, तो वो भी क्या होगा? वो भी उस वक्त स्टूडेंट था। पर पीडब्ल्यूसी का जब बैन होगा तो क्या उसको इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? आंसर इज यस। आज अगर मैं पीडब्ल्यूसी में काम कर रहा होता और पीडब्ल्यूसी के ऊपर बैन लग गया तो मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम होगा। अगर मैं पीडब्ल्यूसी में पार्टनर हूँ, आज अगर मैं पार्टनर हूँ, तो मैं इन एलिजिबिलिटी की कैटेगरी में आ जाऊंगा। तो ये सारा प्रोविजंस इस तरीके से वहां पे बनाया गया है। ठीक है, तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस इस तरह से करके सेट होता है। बट ऑब्वियसली आपको इस तरह का प्रोविजन वहां पे बनाना होगा। तो ये आप देख लेना कि अगर फ्रॉडुलेंटली आप पकड़े गए तो फिर आपके लिए यहाँ पे तकलीफ होगा सिनेरियो। ओके, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? तो अगर आपके ऊपर बैन लग गया, सपोज 5 साल का बैन लग गया, तो खत्म है ना। फिर आप वापस से मार्केट में जब आप आओगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, चलिए, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आगे दिया हुआ है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट in case of firm the liability shall be of the firm and that of the every partner who acted in the fraudulent manner। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, रिमेंबर वो इनिशियल लेक्चर्स में हम लोग दृश्यम मूवी वाली बात कर रहे थे। नाउ हाउ विल यू प्रूफ हियर दैट you were not part of the fraudulent plan? How will you prove this? आया आपको समझ में? तो असली पैसा जो मिलेगा ना लॉयर्स को, वो यहाँ पर मिलेगा, ये प्रूफ करने में कि देखो फ्रॉड हुआ है बट ये इन्वॉल्व नहीं था। ओके, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। आपको यहाँ पर अभी जो याद रखना है वो यही प्रोविजन है कि ऑडिटर, उसका जो फॉर्म होगा और उसमें जो भी पार्टनर्स होंगे वो सब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे और उन सब के ऊपर ये पेनल्टी इधर लगेगा। ओके, सो दैट्स इट इन योर सेक्शन 140। अब आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेक्शन नंबर 141 को। अब सेक्शन 141 अगर आपको बताऊं तो एग्जाम परस्पेक्टिव से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसके ऊपर उठ के मिल जाएगा। तो इसमें आप देखो क्या आ रहा है, दैट अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होगा, एक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा और कोई नहीं होगा। आगे क्या बता रहे, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ firm whereof the majority of the partners are practicing in India are qualified for the appointment as aforesaid may be appointed as the firm by its firm name to be the auditor of the company। इसका क्या मतलब हो गया, अगर आप किसी एलएलपी फर्म को या फिर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को ऑडिटर बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या आपके लिए यहाँ पर कंडीशंस है। यहाँ कंडीशन आपको बताए कि majority पार्टनर्स जो होंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए एंड दे शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, ओनली देन दे कैन डू दैट। आगे क्या बता रहे, वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप
is appointed as the auditor of a company, only the partners who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. अब इसका क्या मतलब हो गया? देखो एक मेगा फर्म का कॉन्सेप्ट होता है। मेगा फर्म का कॉन्सेप्ट में क्या होगा? वहां पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मिलेंगे, कंपनी सेक्रेटरीज भी होंगे, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे, हो सकता है आर्किटेक्ट्स भी हो, तो कोई बाकी सारे जो मल्टीपल प्रोफेशनल्स है, कोई वैल्यूअर्स होगा। देखिए मेगा फर्म में ऐसा रहता है कि बहुत सारे इस तरह से करके मल्टी प्रोफेशनल्स हैं। अब चांस की बात है कि इसके अंदर मेजोरिटी कौन है, पार्टनर्स जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। इसके अलावा जैसे 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है इस फर्म के अंदर, इसके अलावा 3 कंपनी सेक्रेटरीज है और 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, एंड लेट्स से 4 यहाँ पे लॉयर्स है। अब ये तो मेजोरिटी नहीं रहा, बट लेट्स से चलो 15 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इस तरह से करके सिनेरियो है। तो अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि ये जो फर्म है इसमें टोटल कितने पार्टनर्स हैं? इसके अंदर हो गए आपके टोटल 25 पार्टनर्स, ठीक है। अब 25 पार्टनर्स में से 15 पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वैसे तो देखो सारे के सारे 25 के 25 पार्टनर्स है, बट क्योंकि मेजोरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो ये अपॉइंट किया जा सकता है एज अ ऑडिटर। ये फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है, ठीक है, सबसेक्शन 1 का। और सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा? क्या ये लॉयर ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है? आंसर इज नो। ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ना कंपनी सेक्रेटरी। ऑडिट रिपोर्ट वुड बी साइंड ओनली बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर्स। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? राइट। इसमें एक देखो हमारे टाइम पे ऑडिट में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता था, और अभी भी शायद आपको इस तरह से करके क्वेश्चन मिलेगा। लेट्स से ए, बी एंड सी एंड डी, ये 4 आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एंड दीज 4 आर द पार्टनर्स। इनका एक एम्प्लॉई है पी, ये भी क्या है? ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट ये पार्टनर नहीं है, ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आप मुझे बताओ, क्या पी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है? क्या पी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है? ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, पी को सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, आप बताओ। ऑल इंडिया रैंक 1, यार कमाल है, बड़े बदतमीज हो यार। ऑल इंडिया रैंक 1 को बोल रहे हो कि वो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेगा, तो कौन करेगा फिर? यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट फिर कौन साइन करेगा? सर कोई भी कर सकता है, चाहे तो ए या बी या सी या डी। जैसे विनीत ने लिखा है पार्टनर्स, नेमिन ने लिखा है एबीसीडी। एबीसीडी क्यों? बिकॉज दे आर पार्टनर्स। तो कोई भी पार्टनर करे। सर अगर आपको इतना ही प्यार है इससे, तो एक काम करो, पी को पहले यहाँ पे पार्टनर बना लो, और फिर जिससे मर्जी आपको जो भी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट साइन कराना है खुशी खुशी साइन कराओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक पी एम्प्लॉय है, ही कैन नॉट साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ओके, मेक सेंस? ओके, फिर देखिए, द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल। तो ये आ जाता है आपके लिए एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, दैट कौन कौन एलिजिबल नहीं है एक ऑडिटर बनने के लिए, या आप किसको ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक बॉडी कॉर्पोरेट है? इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अ बॉडी कॉर्पोरेट? इज इट अ बॉडी कॉर्पोरेट? ओके, तो कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एलएलपी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। लेकिन एलएलपी एक्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो इससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, इसके लिए यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, क्लैरिटी दे दिया कि आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट को ऑडिटर नहीं बना सकते एक्सेप्ट फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं वो, एन ऑफिसर एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो भी यहाँ पर ऑडिटर नहीं बन सकता। देन अ पर्सन हु इज द पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो देखो ऑफिसर और एम्प्लॉय तो इंडिपेंडेंट वैसे ही नहीं रहेगा, तो सोचो उसका एम्प्लॉय या उसका मतलब उसका पार्टनर, तो वो कैसे रहेगा? ठीक है, तो वो भी यहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, वो भी बेचारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। और वैसे भी अगर आप देखो, आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप प्रैक्टिस में नहीं हो,
और अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी द ऑडिटर। इसके अलावा आप देखो ये वाला पॉइंट, पार्टनर्स तो हो सकता है, किस केस में विनीत पार्टनर्स, किस केस में पार्टनर्स बोल रहे हो? अनम्यूट करके आंसर कर दो ना। लास्ट पॉइंट, नहीं वो पार्टनर भी नहीं हो सकता। देखो ये रहा कंपनी, ठीक है, जिसका ऑडिट करना है। तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो या फिर आप कंपनी के ऑफिसर हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। आगे क्या बता रहे, अ पर्सन हु इज पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट विद सच ऑफिसर, तो इन दोनों का या तो कोई पार्टनर या फिर इन दोनों का, इनमें से किसी एक का एम्प्लॉय, ये लोग भी डिस्क्वालिफाइड है। ओके, अब ये वाला देखना, ये आपको केस स्टडी में आ सकता है। इसमें बस खाली थोड़ा सा मॉनेटरी लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या बताया मैं, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और द पार्टनर, देखो हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, तो तीन लोगों के ऊपर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा है। और क्या रेस्ट्रिक्शन है, दे कैन नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, या फिर उसका सब्सिडरी कंपनी, या फिर उसका होल्डिंग कंपनी, या फिर उसका एसोसिएट कंपनी, या उस कंपनी के ग्रुप सब्सिडरी। तो अगर आप किसी कंपनी के सिक्योरिटीज को होल्ड करते हो तो फिर आप यहां पर क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। अब सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है, शेयर, डिबेंचर्स, क्या, व्हाट विल कम इन द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर सिक्योरिटीज, ये जो बोला है शेल नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी, तो ध्यान रखना सब कुछ, शेयर्स, डिबेंचर्स, करेक्ट, रौनक ने लिखा ऑल, तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, एज पर SCRA। तो, लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइसो क्या है, प्रोवाइसो में बोला देखो, ये जो रिलेटिव है कंपनी का, द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज और सच सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है वो कितना है, एट प्रेजेंट 1 लाख रुपीज है। तो आप 1 लाख रुपए तक के फेस वैल्यू के सिक्योरिटीज को होल्ड करते हो, आप भी नहीं, आपका सिर्फ रिलेटिव। तो ऑडिटर और उसका पार्टनर तो सिक्योरिटी भी होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ रिलेटिव अगर 1 लाख रुपए तक का सिक्योरिटीज को होल्ड करता है फेस वैल्यू, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। आप बताइए ये क्लियर हुआ? तो जब आप किसी कंपनी के ऑडिटर को अगर आप ऑडिटर बनोगे तो पहले ये चेक कर लेना कि आपके रिलेटिव के पास या आपके पास या आपके पार्टनर के पास उस कंपनी के शेयर्स ना हो या कोई भी सिक्योरिटी ना हो। अगर आपके पास सिक्योरिटी है, वो भले ही आपने बहुत पहले खरीदा हो, लेकिन तब भी आप क्या हो जाओगे, वहां पे डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। आप बोलिए ये क्लियर हुआ? अब आपको समझ में कैजुअल वैकेंसी कैसे आ सकता है, कैजुअल वैकेंसी कैसे आ सकता है आपने देखा, क्योंकि एक बार आप डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करते हो, कैजुअल वैकेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वाइफ जो है, ठीक है, वाइफ जो है वो बोलती है मेरे को शॉपिंग पे ले जाओ, और अगर मुझे शॉपिंग पे नहीं लेकर गए, ऑडिटर की वाइफ ऐसा बोलती है, तो तुम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो मैं उसके जाके सिक्योरिटीज को परचेज कर लूंगी, और जैसे ही मैं सिक्योरिटीज को परचेज करूंगी तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मत करो शॉपिंग, पैसे तो तुम्हारे ही लगने, चाहे रेवेन्यू जाए या एक्सपेंस भरे, ठीक। तो इस चक्कर में बेचारा ऑडिटर वाइफ को शॉपिंग कराता फिरता था, अनटिल अनलेस ऐसा एक ऑडिटर कंपनी लॉ कमेटी के अंदर आ गया और बोला कि देखो यार, ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि 1 लाख रुपए का फेस वैल्यू का सिक्योरिटी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1 लाख, अप टू 1 लाख रुपीज, यहाँ पर आपको एक रिलैक्सेशन दे दिया गया है। आप बताइए इज दिस क्लियर? नहीं तो आप खुद ही सोचो, ब्रदर सिस्टर सब रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, हाँ या ना? अब ब्रदर सिस्टर अगर रिलेटिव के, अगर आप रिलेटिव के डेफिनेशन में हो
तो फिर यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा, भाई को दूसरे भाई से बदला लेना है तो सिंपली क्या कर लो, जाके शेयर खरीद लो, गया काम से, राइट। तो ये सब चीजें रहती है, तो ये एब्सर्डिटी नहीं रही, इसलिए रिलेटिव को बोला। हावेवर पार्टनर और आप खुद, आप दोनों के ऊपर तो आपका कंट्रोल पूरा रहेगा, और इसी के लिए यहां पर बोला है। नहीं विनीत, ₹1000 नहीं, अभी फेस वैल्यू 1000 नहीं है, अब 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज है अभी, ये अभी आपके लिए 1 लाख रुपीज है। ओके, ये आपका 1 लाख रुपीज है, यहां आगे दिया हुआ है ना, और सच सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो प्रिस्क्राइब्ड में 1 लाख रुपीज है। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीज का आप यहाँ पे ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू है। तो हो सकता है आपको एमसीक्यू या केस स्टडी में क्वेश्चन दे, तो वहां पर वो फेस वैल्यू वर्ड यूज कर ले या मार्केट वैल्यू यूज कर ले इंस्टेड ऑफ फेस वैल्यू, और आप जबरदस्ती लिख के आ जाओ कि 1 लाख रुपया, हाँ हाँ डिस्क्वालीफाइड, तो वो ध्यान रख लेना। दूसरा, अभी भी मैं बता रहा हूँ, ओनली रिलेटिव इज अलाउड टू होल्ड, द ऑडिटर एंड हिज पार्टनर स्टिल कैन नॉट होल्ड द शेयर्स और द सिक्योरिटीज। ओके, ओके बच्चा लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट आप देखो, अ पार्टनर, ऑडिटर और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर इज इनडेटेड टू द कंपनी। आप अगर कंपनी से उधार लेके बैठे हो, और कितने तक का उधार, यहाँ पर जो रूल्स में आपको लिमिट दिया है वो लिमिट है 5,000 रुपए का। अगर आपने, ये 5,000 बता रहा हूँ, सॉरी 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए तक का अगर आपने उधार लेके रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 लाख के एक्सेस में अगर आपने उधार ले लिया कंपनी से, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। आप बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। लेट्स से ऋतिक ने आईसीआईसीआई बैंक का, ऋतिक ने आईसीआईसीआई बैंक से एक होम लोन लिया है, वो होम लोन का अमाउंट है लेट्स से 50 लाख रुपया। ठीक है, क्या विनीत आईसीआईसीआई बैंक का ऑडिट कर सकता है? आप लोग बताओ, क्या इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन होगा आईसीआईसीआई बैंक वाले में? क्या आईसीआईसीआई बैंक वाले में डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा? रौनक सेज नो। व्हाट अबाउट अदर्स? तो यहाँ पे देखो, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। रौनक ने अब आंसर चेंज कर लिया, यस। तो यहाँ पे ध्यान रखना, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा, एंड द सिंपल रीजन डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होने का, बिकॉज यू आर इनडेटेड। तो कई बार यहाँ पे पीपल दे गेट इमोशनल कि यार ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और अदरवाइज। ओके, ये आपके लिए डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा। ओके, इज दिस क्लियर? पहले ये जो लिमिट था ना, पहले ये लिमिट 1500 रुपीज था 1956 एक्ट में। तो ऐसे बहुत सारे ऑडिटर्स के साथ हुआ था, इनफैक्ट एक मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के टाइम पे मैंने देखा था, दिस पर्सन वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांच ऑडिटर ऑफ वन ऑफ द बैंक, एंड ही हैड द क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, और जैसे ही स्वाइप किया, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया था, देन ही वाज नॉट एलिजिबल। अभी हुआ क्या, बाद में ये चीज पकड़ में आया दैट ही इज इनएलिजिबल, जब पीयर रिव्यू और ये सब हुआ, तो देन इट बिकेम, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था, तो ये हटाया। तो उसके बाद से फिर वो पूरा जो फटर्निटी था वहां पर ग्रुप में, वो यही बात होता था कि अगर आप किसी बैंक का ऑडिट कर रहे हो तो सबसे पहले उसका क्रेडिट कार्ड को कट कर दो, कैंची से काट दो, या उसको सरेंडर कर दो, बैंक को वापस दे दो, और बोल दो कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड आप कैंसिल करो, क्योंकि गलती से भी अगर क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो गया तो यू आर गॉन। ओके, फिर इसी तरह से आता है कि इफ you or your relative or your partner has given a guarantee or provided any kind of security
फॉर द इनडेटेडनेस ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन टू द कंपनी, किसी और ने उधार लिया और आपने गारंटी दे दिया, आपने सिक्योरिटी दे दिया, इसका अमाउंट कितना है 1,00,000 रुपीज। तो यहाँ पर अब आप फिर से क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। तो ये देखना जो 1,00,000, 5,00,000 और 1,00,000 का अमाउंट है ये टोटल है। देखो सिक्योरिटी में तो खाली रिलेटिव ही है, इनडेटेडनेस 5,00,000 तीनों का मिला के 5,00,000 है। ऐसा नहीं कि पार्टनर का एक 5,00,000, दूसरे पार्टनर का 5,00,000, तीसरे पार्टनर का 5,00,000, या एक एक रिलेटिव का 5,00,000। इन तीनों का मिला के 5,00,000 है, इन तीनों का मिला के यहाँ पे 1,00,000 है। ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो, अ पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ business relationship with the company or its subsidiary company or its holding company or its associate company और सब्सिडरी। तो बिजनेस रिलेशनशिप भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया हुआ है। तो आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है तो भी आप यहाँ पर क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे एंड यू आर नॉट अलाउड। अब बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर जैसे कि आपका कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो होता है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो बेसिकली अदर देन प्रोफेशनल नेचर का, अदर देन प्रोफेशनल नेचर के अगर आपके कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो यहाँ पर आपका काउंट हो जाएगा। और अगर अगेन आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस के अंदर, ठीक है, और कंपनीज टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन, हॉस्पिटल, होटल, इन सब के अंदर अगर है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अदर देन दैट यहाँ पर आपको मिलेगा। इसका एक्सेप्शंस आपको कहाँ पर मिलेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन आपको आगे यहाँ पर इसी के अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बिजनेस रिलेशनशिप का आ जाता है। यहाँ नहीं दिया हुआ, ये एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको वहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि प्रोफेशनल नेचर का या आर्म्स लेंथ प्राइस पे आपका सर्टेन सेक्टर्स के अंदर है। हालांकि एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, अ पर्सन और अ फर्म who whether directly or indirectly has a business relationship with the company, subsidiary company, holding company, associate company or group subsidiary company. Then a person who is the relative of the director or who is in employment of a company as a director or KMP। तो अगर आप कंपनी के KMP या डायरेक्टर के, ठीक है, डायरेक्टर के रिलेटिव, KMP और डायरेक्टर के अगर आप क्या हो, एम्प्लॉय हो, तो अगेन यू आर डिस्क्वालिफाइड, यू विल नॉट बी अलाउड टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सेम वे अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, तो ऑब्वियस सा बात है अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप किसी ऑडिट फॉर्म के अंदर हो तो आप 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिट नहीं कर सकते। हालांकि देखना एग्जाम क्वेश्चन है कि 20 कंपनीज के अंदर भी बाइफर्केशन होता है कि 10 ज्यादा से ज्यादा 10 कंपनी पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं, कुछ ऑडिट्स को एक्सक्लूड किया गया है, कुछ को इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके ऑडिट के अंदर आपको मिलेगा 20 कंपनीज का क्या बाइफर्केशन होता है। बट 20 कंपनीज, तो सपोज सलोनी 4 फर्म्स के अंदर पार्टनर है तो वो कैसे ब्रेकअप कर सकती है, वो ऐसे रख सकती है हर फर्म में वो 5-5 कंपनीज के लिए ऑडिटर बनने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है। या फिर वो ऐसे कर सकती है एक फर्म में 10, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 2, पर टोटल जितने भी फर्म्स में वो पार्टनर है उसमें टोटल कितना आ जाएगा 20 कंपनीज, तो वो 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिट नहीं कर पाएगी। आप बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, right? Then a person who has been convicted by a court of an offense involving fraud for a period of 10 years has not elapsed from the date of conviction। तो फ्रॉड के केस में अगर आप जेल में गए तो आपके जेल में जाने से 10 साल तक आप क्या रहोगे, डिसक्वालिफाइड रहोगे। तो अगेन यू विल नॉट बी अलाउड टू बी द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। फिर आपके पास आता है अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर सर्विसेज टू द कंपनी और द होल्डिंग कंपनी और टू द सब्सिडरी कंपनी। तो सेक्शन 144 में कुछ कुछ सर्विसेज आपको बताए हुए, तो अगर वो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो कंपनी को तो यू आर डिसक्वालिफाइड, यू विल नॉट बी अलाउड टू बी द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। तो यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है इन सर्विसेज का, तो नॉट जस्ट इट एक्सरसाइज टू द कंपनी बट ऑल्सो टू द होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी। और ये देखो ये पॉइंट आता है कि एक बार अगर किसी ऑडिटर ने डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट कर लिया तो फिर वहां पे ऑटोमेटिकली कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगा।
तो वो सोनम कपूर की तरह अगर आप करो, उई माँ गलती से हो गया, तो ये काम नहीं चलेगा। ये काम नहीं चलेगा। जैसे आपने सपोज करो गलती से सिक्योरिटी परचेज कर लिया, यू बिकम द ऑडिटर ऑफ रिलायंस, और आप रिलायंस के शेयर्स खरीद लेते हो और फिर बोलते हो अरे अरे सॉरी सॉरी बेच दिया बेच दिया। तो जैसे ही आप शेयर्स को खरीदते हो, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, कैजुअल वैकेंसी आ गया। आप मुझे बताओ ऐसे केस में इस कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा? आपने रिलायंस के गलती से शेयर्स खरीद लिए और फिर आपने बेच भी दिए। तो पहला पॉइंट तो ये, क्या इस केस में कैजुअल वैकेंसी अराइज हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर इज यस, कैजुअल वैकेंसी अराइज होगा, क्योंकि आपने डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट कर लिया है। वो बात और है, अभी आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, बट जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करोगे, द कैजुअल वैकेंसी विल ऑटोमेटिकली अराइज। अब आप मुझे बताओ इस कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे या मेंबर्स फिल करेंगे? रीअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल बराबर बात है, पर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स? बीओडी आया। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट ड्यू टू द रेजिग्नेशन। ओके, नेक्स्ट एक आपके पास आ जाता है रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। तो ये तो सिंपल है, रेम्यूनरेशन जनरल मीटिंग में फिक्स होगा। हालांकि फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये खुद ही मिलकर फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ऑडिटर जो है, इन एडिशन टू द फीस पेएबल टू द ऑडिटर, वहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वगैरह भी पे कर सकते हैं, और अदर सर्विसेज के लिए भी दे सकते हैं। अब अदर सर्विसेज कौन से? अपार्ट फ्रॉम जो सेक्शन 144 में आपको सर्विसेज बताए, क्योंकि वो तो आप रेंडर ही नहीं कर सकते, बट आप ऑडिटर में, ऑडिटर वहाँ पे हो, आपको कुछ वहाँ पे डेफिशिएंसीज नजर आता है, आप कुछ उसमें आइडिया देते हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप एक कंसल्टेंसी दे रहे हो उनको, ठीक है? या कई बार आप टैक्स कंसल्टेंसी या इस तरह से देते हो, तो कुछ कुछ सर्विसेज एज अ ऑडिटर आप वहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक्सपर्ट हो, तो आप कुछ कुछ कंसल्टेंसी वहाँ पे दे सकते हो। बट दीज कंसल्टेंसी चार्जेस विल बी चार्ज्ड एक्स्ट्रा, एंड इफ दिस इज गोइंग टू बी चार्ज एक्स्ट्रा, तो ये आपके आउट ऑफ, मतलब ये बेसिकली ऑडिट रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होगा। सो दिस डज नॉट इंक्लूड एनी रेम्यूनरेशन विच इज पेड टू हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर कोई अदर सर्विसेज आपने दिया तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑडिट फीस। ऑडिट फीस में क्या होगा? फीस फॉर ऑडिट प्लस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस क्या होता है? देखो, वो सारे खर्चे जो कंपनी को करने थे, लेकिन कंपनी ने नहीं किया, कंपनी ने ऑडिटर को बोला आप कर लो, हम आपको उसका रिम्बर्समेंट दे देंगे, तो ये सब आपका क्या होगा? ऑडिट फीस का पार्ट होगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? क्या आपने शेड्यूल 3 फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिया? फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, शेड्यूल 3, उसमें आपने देखा होगा वो ऑडिट फीस को दो पार्ट्स में लिखते हैं, ऐसे स्प्लिट करते हैं। ऑडिट फीस, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन के अंदर एक पार्ट में ऑडिट फीस, और फिर बी पार्ट में आप लिखते हो अदर रेम्यूनरेशन, तो ये आपका अदर्स में आ जाता है। तो आपको ये क्लियरली अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर बाइफरकेशन देना पड़ेगा। ओके, 143 में आपको अभी नहीं करवा रहा, एंड प्रोबेबली मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।